Hi friends, myself Dr. Suri Shinde, Assistant Professor Rognidan एवं विकृति विज्ञान PDS कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर डिग्री पुणे। आज हम इन्वेस्टिगेशन इन डायबिटीज मेलिटस के बारे में बात करेंगे। 14 नवंबर इज अ वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम ब्रीफ इंटरव्यू डायबिटीज मेलिटस का देखेंगे। Diabetes mellitus definition. As per the WHO, diabetes mellitus is defined as a heterogeneous metabolic disorder characterized by common feature of a chronic hyperglycemia with the disturbance of carbohydrate, fat, and protein metabolism. Diabetes mellitus a metabolic disorder है, उसके heterogeneous multiple रीजन है, उसमें हाइपरग्लाइसेमिया एक कॉमन फीचर रहता है जो कि कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंसेस होने के कारण होता है। इंट्रोडक्शन। प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। According to WHO, the worldwide prevalence was 9.2%. In India, it is 8.9% as of 2020. In recent study published in August 2023 by ICMR India, the prevalence rate is increased from 8.9 to 11.1%. Classification and etiology. As per American Diabetes Association 2007, the classification are as follow. First, type 1 diabetes mellitus, 10%. Earlier called insulin dependent or juvenile onset diabetes. इसे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज इसलिए कहा जाता है कि जो मेनली यंग जनरेशन में या यंग पॉपुलेशन में दिखता है। इसके सब टाइप है। फर्स्ट है टाइप 1A डायबिटीज मेलिटस, इम्यून मीडिएटेड, और सब टाइप 1B DM इडियोपैथिक। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो कि 80% पाया जाता है। अर्लियर कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज। क्लासिफिकेशन एंड etiology. Third, other specific type of diabetes, that is 10%. जो other specific में जो first है a genetic defect of a beta cell function due to mutation in a various enzyme, जो कि पैनक्रियास का आइसोलेट ऑफ लैंगर्स में जो बीटा सेल्स रहते हैं उसके जेनेटिक डिफेक्ट के कारण डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन, दैट फॉर एग्जांपल टाइप A टाइप इंसुलिन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट C, disease of exocrine pancreas, for example chronic pancreatitis, pancreatic tumor post pancreatectomy. Endocrinopathies, for example acromegaly, Cushing syndrome, pheochromatoma. Infections, for example congenital rubella, cytomegalovirus. एंड फोर्थ इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस जो कि प्रेगनेंसी कंडीशन में पाया जाता है। नेक्स्ट, द isolate of Langerhans from 1 to 2% of the pancreatic tissue. 4 type of cells make up the isolates. The major are B cells. जो पैनक्रियाट में आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस है जो मेजरली उसमें बी सेल्स पाए जाते हैं। उसमें जो मेनली जो ए सेल्स और बी सेल्स और डी सेल्स जो है, जो ए सेल्स है जो सीक्रेट ग्लूकागन सीक्रेट करता है जो कि कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन ये जो है वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन करने के लिए जो ग्लूकागन की ए सेल से जो सीक्रेट हुआ ग्लूकागन है वो जरूरी रहता है। उसकी वजह से जो ग्लूकागन का कन्वर्जन है ग्लूकोज में हो जाता है। दूसरा है अमाइनो एसिड कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन अ लीवर, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म वाया साइट्रिक एसिड साइकिल और इंक्रीज्ड कन्वर्जन ऑफ फैट टू ग्लूकोज। जो बी सेल्स रहते हैं वो जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं उसकी वजह से एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। उसमें सिंपल मॉलिक्यूल कन्वर्जन टू कॉम्प्लेक्स वन, that is glucose uptakes and converts to glycogen, for example in the liver and muscles. Uptake of amino acid, synthesis of a protein.
storage of fat in fat deposits and conversion of glucose to fat. एंड जो डी सेल्स रहते हैं तो प्रोडक्ट सोमेटोस्टैटिन कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन ऑफ द सेल्स. सो जो नॉर्मल पाथवे है इंसुलिन सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस का जो इस प्रकार रहता है. नॉर्मली जब हाइपोग्लाइसेमिया क्रिएट होता है तो हाइपोग्लाइसेमिया क्रिएट होने के बाद जो बीटा सेल्स रहते हैं, बीटा सेल्स में जो प्री प्रो इंसुलिन है उसका कन्वर्जन प्रो इंसुलिन में होता है वाया ए एंड बी चेन्स विद द सी पेप्टाइडेज. उसका सिग्नल जब बीटा सेल्स को मिलता है तब ए इंसुलिन सिंथेसिस ए बीटा सेल्स में होता है और जो रिलीज हो जाता है बीटा सेल से, जो कि टारगेट सेल पे जो इंसुलिन रिसेप्टर होता है उसकी वजह से कैच किया जाता है और एनाबॉलिक एक्शन दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, लाइपोजेनेसिस एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए यूजफुल होता है. तो इस प्रकार जो नॉर्मल इंसुलिन पाथवे है जो कि सिंथेसिस एंड उसका एक्शन इंसुलिन के दिखाया जाता है. जब ये इंसुलिन का डिफिशिएंसी हो जाता है तब नॉर्मली जो इंसुलिन डिफिशिएंसी की वजह से फर्स्ट जो है हाइपरग्लाइसेमिया डेवलप होता है. जब हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन जो साइन सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो फटीग होता है और यूरिन में ग्लाइकोजूरिया होता है. जो ग्लाइकोजूरिया और हाइपरग्लाइसेमिया और इंसुलिन डिफिशिएंसी की कंडीशन अगर परसिस्टेंट रहते हैं तो उसमें ओलोलाइटिस और पैलिटिस दिखते हैं. अगर कैटाबॉलिज्म जब इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से हंगर, पॉलीफेजिया होता है, वेट लॉस होता है, इससे अपने को सिम्टम्स दिखते हैं. साथ ही पेशेंट्स में लाइपोलाइसिस दैट इज एडिपोज टिश्यू का लाइसिस होना शुरू होते हैं और उसकी वजह से फ्री फैटी एसिड जो है प्लाज्मा में दिखते हैं एंड ऑक्सीडेशन इन लिवर होता है. उसकी वजह से कीटोसिस डेवलप होता है और कंडीशन परसिस्टेंट रहेगी तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है पेशेंट की. दूसरी जो एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म में अगर ये हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन रहता है और एनाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक डायूरेसिस डेवलप होता है. उसमें पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया डेवलप होता है. साथ ही साथ डिहाइड्रेशन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. उसकी वजह से टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन डेवलप होता है और डायबिटिक कोमा डेवलप होकर पेशेंट की डेथ होने की संभावना होती है. सो ये पैथोफिजियोलॉजी है जो कॉमन हाइपरग्लाइसेमिक केसेस डायबिटिक मेलिटस में होती है. नेक्स्ट जो है क्लिनिकल फीचर ऑफ डायबिटिक मेलिटस. सो अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में जो फ्रीक्वेंसी है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में 10 to 20% है एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में 80 to 90% है. एज ऑफ ऑनसेट देखेंगे तो ये टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस बिलो 35 ईयर अर्ली एज में पाया जाता है, इसलिए उसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं. और जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस रहता है जो लेट अबव 40 ईयर्स के पेशेंट्स या फिर लोगों में पाया जाता है. टाइप ऑफ ऑनसेट जो है इसका टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में अब्रप्ट और सीवियर है और टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में ग्रेजुअल एंड इंसीडियस है. वेट देखे जाए तो टाइप 1 डायबिटीज में नॉर्मल रहता है और टाइप 2 में ओबेज एंड नॉन ओबेज ऐसे पाया जाता है. फैमिली हिस्ट्री जो रहते हैं 20% लेस देन 20% इन टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस एंड टाइप 2 में अबाउट 60% रहता है. जेनेटिकल लोकस जो रहता है अननोन रहता है और टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस क्रोमोसोम 6 के डिफेक्ट के कारण होता है. पैथोजेनेसिस जो है ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स के रहते हैं और टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस, इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन, उसकी वजह से इंसुलिन लेवल हम देखे जाए तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में डिक्रीज रहता है जो कि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन और इम्पेयरमेंट होने के कारण होता है. और साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में नॉर्मल और इंक्रीज इंसुलिन लेवल पाया जाता है. क्लिनिकल मैनेजमेंट है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन एंड डाइट एंड इन टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस डाइट, एक्सरसाइज, ओरल ड्रग्स एंड इंसुलिन. एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में देखे जाए तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में कीटोएसिडोसिस डेवलप होता है और टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में हाइपरऑस्मोलर कोमा. सो कॉम्प्लिकेशन इन डायबिटीज मेलिटस जो नॉर्मली वैस्कुलर, मेटाबॉलिक एंड इम्यून में देखते हैं.
इसमें वैस्कुलर में हम एथेरोस्क्लेरोसिस, इन्फार्क्ट, गैंग्रीन, एक्सट्रीमिटी एंड माइक्रोवैस्कुलर में देखेंगे तो न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी है। मेटाबॉलिक में देखेंगे तो लीजन्स रहते हैं, अओर्टा, लेंस ऑफ आई, किडनीज, नर्व्स में, और साथ ही साथ प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन में न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी होते हैं। इम्यून सिस्टम ये कम होने के कारण इन्फेक्शंस के चांसेस इन लोगों में ज़्यादा रहते हैं और उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस, यूटीआई, निमोनिया या फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडिया और बैक्टीरिया ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन में, ये इलस्ट्रेटिव पिक्चर है, इसमें हम देख सकते हैं कि पेशेंट को कैटरेक्ट, रेटिनोपैथी, कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस, आईएचडी या ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, इन्फार्क्ट पावेल, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यूटे ये, और साथ ही साथ डायबिटिक न्यूरोपैथी, ऑक्लूजो एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटिक अल्सर, ड्राई गैंग्रीन, ये सब दिखते हैं। तो ये सब सारे डायबिटिक मेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन्वेस्टिगेशंस इन डायबिटिस मेलाइटिस, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट जो है हम यूरिन टेस्टिंग, दैट इज ग्लूकोज यूरिया, और दूसरा जो है कीटोन्यूरिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो सिंगल ब्लड शुगर एस्टिमेशन है, देन स्क्रीनिंग बाय फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट, देन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, अदर टेस्ट सॉरी, उसमें है फर्स्ट है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c, ग्लाइकेटेड एल्बुमिन, एक्सटेंडेड जीटीटी, इंट्रावेनस जीटीटी, कॉर्टिजन प्राइम जीटीटी, इंसुलिन एसे, प्रो इंसुलिन एसे, सी पेप्टाइड एसे एंड आइसोलेट एंटीबॉडीज। सो ये सारे टेस्ट हम डायबिटीज मेलाइटिस में हम इन्वेस्टिगेशन के तौर पे कर सकते हैं। सो हम वन बाय वन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, देखेंगे। यूरिन टेस्टिंग, जो कि पहले इसमें हम यूरिन टेस्ट अगर हम डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को में करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ग्लूकोज यूरिया है। The sensitive and glucose specific test is dipstick method based on enzyme coated paper strip which turn purple when dipped in urine containing glucose। अगर हम डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट अगर यूरिन लेते हैं और उसमें अगर ये एंजाइम कोटेड पेपर डिप स्टिक मेथड से करेंगे, उसमें डिप करेंगे, तो इसके ऊपर जो पेपर स्ट्रिप है वो पर्पल कलर की चेंज होते हैं अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट रहे तो। नेक्स्ट है कीटोन्यूरिया। This test for ketone bodies in the urine are required for assessing the severity of diabetes. Single blood sugar estimation for diagnosis of diabetes. Blood sugar determination are absolutely necessary. A fasting plasma glucose value above 126 mg per dl is certainly indicative of diabetes. Third is screening by fasting glucose test. Fasting plasma glucose determination is a screening test for DM type 2. It is recommended that all individuals above 45 years of age must undergo screening fasting glucose test every 3 years. हमने देखा है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का जो ऑनसेट रहता है, जो स्लो रहता है, ग्रेजुअली रहता है, सो जो अबव 40 ईयर के पेशेंट रहते हैं उनमें ये जो सिम्टम्स रहता है वो विदाउट एनी साइन पेशेंट में ये डेवलप होते रहता है, स्लोली डेवलप रहता है। तो इन लोगों में जो अबव 40-45 के रहते हैं उनमें फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करना ज़रूरी है। और ये स्क्रीनिंग में बहुत सारे लोग हमें डायबिटीज़ रूल आउट होते हैं और न्यूली डिटेक्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसको GTT कहते हैं। Oral GTT is performed principally for a patient with a borderline fasting plasma glucose value that is between 100 to 140 mg per day. The patient who is scheduled for oral GTT is instructed to eat a high carbohydrate diet for at least 3 days prior to the test. Required overnight fast on the day of the test for at least 8 hours.
So, revised criteria for diagnosis of diabetes by oral GTT as per American Diabetes Association 2007. सो ओरल जीटीटी परफॉर्म करने के लिए पहला जो सैंपल रहता है वो फास्टिंग रहता है फॉर और 8 आवर्स, और जो रीडिंग्स है अगर बिलो 100 mg/dl रहेगी तो उसे नॉर्मल रीडिंग कहते हैं, यहाँ पर डायग्नोसिस अपना नॉर्मल आएगा। अगर रीडिंग 100 to 125 mg/dl रहेगी तो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और प्री डायबिटिक कंडीशन कह सकते हैं, और 126 mg/dl और मोर रहेगा तो नोन एज डायबिटिक मेलिटस। उसके बाद हम पेशेंट को 75 mg ओरल ग्लूकोज लोड देंगे, और देन आफ्टर 2 आवर्स वी कैन टेक अ रीडिंग। इफ द रीडिंग बिलो 140 mg/dl, so it is called as a normal condition, normal postprandial GTT. If the reading 140 to 199 mg/dl, so it is impaired postprandial glucose tolerance state or a pre-diabetic condition. 200 mg/dl or more is diagnosed as a diabetes mellitus, and the random value that is 200 mg/dl or more in a symptomatic patient in a diabetes mellitus. सो ये जो पिक्चर है इसमें हम ग्लूकोज टॉलरेंस शोइंग द ब्लड ग्लूकोज कर्व्स, ये जीटीटी पेशेंट के अगर हम वेनस ब्लड सैंपल लेते हैं, जो हमने 75 ग्राम हम ओरल ग्लूकोज देंगे, उसके बाद हम पेशेंट का अगर ब्लड शुगर और ग्लूकोज हम देखेंगे तो उसमें हमें ये पाया जाता है, जो पहले ए फिगर है उसमें हम देख सकते हैं कि रीनल थ्रेशोल्ड अप टू 180 mg/dl रहता है, और इसमें जो ग्लूकोज कर्व रहता है फर्स्ट हाफ आवरली इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखते हैं, और उसके बाद हाफ आवरली हम देखेंगे, पहले हाफ आवरली 1 आवर 1.5 आवर एंड 2 आवरली स्लोली डिक्रीजिंग में हम देख सकते हैं। साथ ही साथ उसमें हम ग्लूकोज यूरिया अगर देखेंगे तो ये एब्सेंट रहता है, बट हम रीनल ग्लूकोज यूरिया में देखेंगे तो रीनल थ्रेशोल्ड कम होता है बिलो 150 के इसमें, और पहले हाफ आवरली जो ग्लूकोज कर्व रहता है अब वो बड़ा हुआ दिखता है। साथ ही साथ उसमें फर्स्ट हाफ आवरली हम ग्लूकोज यूरिया देखेंगे ऐसे पेशेंट्स में, सो तो 3+ हमें दिखते हैं। बाद नेक्स्ट अगर हम चेक करेंगे तो रीनल कर्व भी डिक्रीज पाया जाता है, और साथ ही साथ जो ग्लूकोज यूरिया है वो रिड्यूस होती दिखती है up to 2 hours. In elementary lag storage और ग्लाइकोजुरिया, इसमें जो फर्स्ट हाफ आवरली हम देखेंगे तो रीनल थ्रेशोल्ड जो है 180 तक रहता है, और ग्लूकोज का सडनली इंक्रीज पाया जाता है, उसके 1 आवरली वे वैसे ही डिक्रीज पाया जाता है, और ग्लूकोजुरिया उसमें पहले 1 आवर तक पॉजिटिव आता है ग्लूकोजुरिया टेस्ट, और उसके बाद वो स्लोली डिक्रीजिंग दिखता है या फिर नेगेटिव आता है। बट मॉडरेट डायबिटिक केसेस में हम देखेंगे तो जो रीनल ग्लूकोज कर्व जो है वो बड़ा हुआ दिखता है, जो कि अबाउट 100 रहता है, और साथ ही साथ उसमें ग्लूकोज यूरिया हमें दिखती है ऐसे पेशेंट्स में पॉजिटिव आती हुई। नेक्स्ट जो अदर टेस्ट है उसमें जो पहले हम देखेंगे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। दिस टेस्ट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ एवरेज ब्लड शुगर लेवल was over the past 2 to 3 months. It is also a good measure of a prediction of a microvascular complication. Normal value, non-diabetic up to 5.7 ग्राम, यहाँ पे मोर देन है लेकिन वो गलती से, लेकिन नॉन डायबिटिक में हम ग्लाइकोसाइलेटेड HbA1c है अप टू 5.7 ग्राम का रीडिंग जो है वो नॉर्मल रहता है। अगर वो 5.7 to 6.4 रहता है तो इसे प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं, और 6.5% और हायर रहेगी तो उसे हम डायबिटिक कहते हैं। नेक्स्ट जो है ग्लाइकेटेड एल्बुमिन, दिस इज यूज्ड टू मॉनिटर डिग्री ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया ड्यूरिंग प्रीवियस 1 to 2 weeks when the HbA1c cannot be used. Extended GTT, the oral GTT is extended to 3 to 4 hours for appearance of symptoms of hyperglycemia. Intravenous GTT, this test is performed in a person who have intestinal malabsorption
और इन पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमिक केसेस में हम इंट्रावेनस जीटीटी परफॉर्म कर सकते हैं। कॉर्टिजन प्राइम जीटीटी, द प्रोवोकेटिव टेस्ट इज a useful investigative aid in case of a potential diabetics. Insulin assay, plasma insulin can be measured by radioimmunoassay and ELISA technique. Plasma insulin deficiency is crucial for type 1 diabetes mellitus, but is not essential for making the diagnosis of diabetes mellitus. Proinsulin assay. Proinsulin is included in immune assay of insulin. Normally it is less than 20% of total insulin. C-peptide assay. C-peptide is released in circulation during conversion of proinsulin to insulin in an equimolar quantity to insulin. Thus, its level correlates with the insulin level in the blood, except in islet cell tumor and in obesity. लास्ट जो है आइसोलेट ऑटो एंटीबॉडीज, जो है ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्साइलेज एंड isolate cell cytoplasmic antibodies may be used as a marker for type 1 diabetes mellitus. So ये सारे जो टेस्ट है हम डायबिटीज mellitus में इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हम कर सकते हैं, जिससे हम डायबिटीज mellitus डायग्नोस कर सकते हैं। जो मेनली स्क्रीनिंग टेस्ट है फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट, वो जो रूल आउट करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं और वही कंफर्म रहता है। सो थैंक यू वेरी मच।